नमस्कार दोस्तों हमने शुरू किया था हिंदी की शिक्षण विधियों का कोर्स। उसके अंदर हमारी एक क्लास हुई थी जिसमें हमने भाषा के बारे में देखा था कि भाषा है वो क्या होती है, भाषा का अर्थ क्या होता है, क्या विशेषताएं होती है दोस्तों। वो सभी हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देख लिया था। आज हमारा हिंदी शिक्षण विधियों का पार्ट नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है दोस्तों। इसके अंदर हम सबसे पहले जो मुख्य हमारी शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में देखेंगे। 10-12 शिक्षण विधियां हैं जिनके बारे में हम पहले 2 वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर हम आगे जो चलेंगे, फिर हम व्याकरण की शिक्षण विधियां हैं, गद्य की शिक्षण विधियां, पद्य की शिक्षण विधियां, नाटक शिक्षण विधियां, उनके अलग अलग से भी अध्ययन करेंगे। एक बार सभी शिक्षण विधियों का हम सम्मिलित रूप से अध्ययन कर लेते हैं। मेरा मिशन एक है दोस्तों कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चाहे आपको कैसे भी पढ़ाया जाए, क्वेश्चन आपका है वो सही हो। तो इसलिए मित्रों आपसे इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हर एक वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स है वो बनाते जाइए। शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, क्योंकि हर वीडियो का अगर आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा। चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की ओर, देखते हैं शिक्षण विधियां। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इससे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। विधि अंग्रेजी भाषा के मेथड शब्द का पर्याय है। जो विधि हम नाम प्रयुक्त करते हैं, जो विधि शब्द प्रयोग करते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के जो मेथड शब्द है इसका क्या है दोस्तों, पर्याय है। और मेथड शब्द जो लैटिन भाषा से लिया गया है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेथड शब्द है वो किस भाषा का है, लैटिन भाषा का है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, मोड, माध्यम या रास्ता। तो आपने पढ़ा होगा शिक्षण विधि एक रास्ता होती है दोस्तों, शिक्षण विधि हमें आगे अधिगम करवाने का। तो आपको याद रखना है कि मेथड का अर्थ क्या होता है, रास्ता हो, माध्यम हो, यह होता है दोस्तों। अधिकांश शिक्षण नीतियों तथा शिक्षण विधियों में पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण होती है। शिक्षण विधि शिक्षण का एक साधन है जिसके द्वारा अध्यापक अपने पाठ को रोचक व प्रभावशाली बनाता है। यह नॉर्मल सी जानकारी है दोस्तों जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। फिर आप सभी से एक बात और बोल दूं कि दोस्तों जिस प्रकार मैंने संस्कृत शिक्षण विधियों का कोर्स करवाया था और जिन साथियों ने उसमें भाग लिया, जिन साथियों ने उसके नोट्स बनाए, उनके अब मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि सर हमने अगर जो संस्कृत शिक्षण विधि है इनको पूरी पढ़ ली, अब हमारा कोई सा भी क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं हो रहा है। ऐसा ही हिंदी में बोल रहा हूं कि दोस्तों नोट्स बनाइए साथ में, और वही मैं पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है। बेकार की चीजें यहां पर बिल्कुल मैं आपके सामने नहीं लेकर आऊंगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण में शिक्षण विधियों का महत्व निम्न कारणों से स्पष्ट होता है। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करती है। जो शिक्षण विधि होती है, जो शिक्षण विधि है वो शिक्षण कार्य को एक निश्चित जो दिशा होती है वो क्या करती है, प्रदान करती है। शिक्षण विधि विषय वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करती है। जो शिक्षण विधि होती है वो विषय वस्तु को क्या करती है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करती है। बालक व्यवहार के 3 पक्ष ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक विकास हेतु प्रयास निश्चित करती है। जो शिक्षण विधियां होती है वो जो बालक है उसके व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, एक तो ज्ञानात्मक होता है, एक भावात्मक होता है, एक क्रियात्मक होता है। इनके विकास हेतु क्या करता है, प्रयास फिर से निश्चित करती है दोस्तों। शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। जो शिक्षण विधि है इससे शिक्षक का क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों शिक्षण विधियों की ओर। पहली हमारी शिक्षण विधि रहेगी वो रहेगी प्रायोजना या योजना विधि दोस्तों। प्रायोजना विधि, जो चीज आपको प्रायोजना विधि में पता होनी चाहिए या जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है वही चीज यहाँ पे मैं लिख कर लाया हूं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे साथी बात करेंगे कि सर आप है जो पीडीएफ के थ्रू हमें पढ़ा रहे हैं। तो मित्रों इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, दूसरी अगर मैं बोर्ड पे आपको लिख के बताऊंगा तो हर चीज मैं वहां पे नहीं बता पाऊंगा, बहुत सारी चीजें छूट जाती है। हर एक चीज अगर आप तक पहुंचाना है जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं लेकर आया हूं दोस्तों। इसलिए आप अपने नोट्स भी आसानी से बनाते रहो इससे और देखते जाओ। इस विधि का उदय अमेरिका में हुआ था। जो प्रायोजना विधि या योजना विधि है इसका उदय कहां पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था। यहां के शिक्षाविद और दार्शनिक जॉन डीवी के शिष्य थे विलियम हेनरी किलपेट्रिक को विधि का प्रवर्तक माना गया है।
तो यहां से पहला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यही बनता है कि जो प्रायोजना विधि है इसके प्रवर्तक कौन है? विलियम हेनरी किलपैट्रिक। किलपैट्रिक मिल जाएगा आपको वहां पर। डीवी के विचारों को किलपैट्रिक ने सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया। किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित यह विधि प्रायोजना विधि कहलाती है। नोट यहां पे लगाकर लिखा गया, योजना विधि के जनक जॉन डीवी माने जाते हैं। जो योजना विधि है उसके जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी दोस्तों। जॉन डीवी ने करके सीखने पर क्या दिया था? जोर दिया था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जो प्रायोजना विधि है इसकी एक एक चीज उठाएंगे हम, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रायोजना विधि में एग्जाम में फिक्स रहता है दोस्तों। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण महाविद्यालय के रिचर्ड्स मोदे ने प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1900 में सर्वप्रथम किया। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रोजेक्ट जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रिचर्ड्स मोदे ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज याद रखना। किंतु इस विधि के जन्मदाता व व्यापक प्रयोगकर्ता जॉन डीवी तथा सर विलियम किलपैट्रिक है। प्रोजेक्ट जो शब्द है मित्रों, इसका सबसे पहले जो शब्द है इसका प्रयोग तो रिचर्ड्स मोदे ने किया था, लेकिन जो हमारी योजना, जो हमारी प्रायोजना जो विधि है दोस्तों, या हम ये कह सकते हैं कि प्रायोजना जो विधि है इस पर प्रयोग करने वाले सबसे पहले थे वो थे किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोस्तों। किलपैट्रिक मोदे ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने और उसे बालकों के लिए सार्थक बनाने के निमित्त ही प्रायोजना विधि का प्रतिपादन किया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से आया था 2016-17 में कि प्रायोजना विधि का प्रतिपादन किलपैट्रिक ने क्यों किया? तो वहां पर ऑप्शन देखिए दोस्तों, किलपैट्रिक मोदे ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने और उसे बालकों के लिए सार्थक बनाने के निमित्त, यानी सार्थक, बालकों के लिए सार्थक बनाने के उद्देश्य से क्यों किया था प्रायोजना विधि का? कि शिक्षा को जीवन से जोड़ें और बालकों के लिए क्या बनाए? सार्थक बनाए। इसी उद्देश्य के साथ जो किलपैट्रिक मोदे है उन्होंने प्रायोजना विधि का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। प्रायोजना विधि का मूल आधार डीवी की विचारधारा, और यह भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रायोजना विधि है हमारी उसका मूल आधार किसकी विचारधारा थी? जॉन डीवी की थी दोस्तों। अब दोस्तों यहां से एक परिभाषा लेकर आए जो भी एक बार एग्जाम के अंदर आई हुई है। प्रायोजना विधि की परिभाषा किलपैट्रिक के अनुसार, यहां से क्वेश्चन कैसे आया था दोस्तों, देखिए यह परिभाषा देखिए। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह परिभाषा है किसकी है? किलपैट्रिक की है दोस्तों। तो यह परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, परिभाषा याद रखनी है, वापस रिपीट भी हो सकती है। यह विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। जो हमारी प्रायोजना विधि है यह क्या है? प्रयोजन पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों विशेषताओं से, और क्वेश्चन बनते हैं विशेषताओं से दोस्तों। प्रायोजना विधि की विशेषताएं। पहली विशेषता है अनुभव व क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। जो प्रायोजना विधि है पहली बात कर रहा है यहां पे अनुभव, दूसरी है क्रियाशीलता। अनुभव और क्रियाशीलता पर जो हमारी प्रायोजना विधि है यह क्या है? आधारित है। अनुभव और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि है। दूसरी विशेषता है यह बालकों के मानसिक विकास में सहायक है। अगर हम प्रायोजना विधि का शिक्षक प्रयोग करता है तो बालक के मानसिक विकास में इससे सहायता मिलती है दोस्तों। तीसरी है बालक मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जो प्रायोजना विधि है इसके अंदर जो बालक होते हैं वो मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। इस विधि में 100 उद्देश्य एवं प्रयोजन का सिद्धांत लागू होता है। जो प्रायोजना विधि है इसके अंदर 100 उद्देश्य और प्रयोजन का जो सिद्धांत है वो क्या होता है दोस्तों? लागू होता है। इस विधि में व्यवहारिकता को बल मिलता है। यह क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किस विधि के अंदर व्यवहारिकता को बल मिलता है? तो याद रखना प्रायोजना विधि के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है यह विधि करके सीखने के शिक्षण सिद्धांत पर बल देती है। जो प्रायोजना हमारी विधि है करके सीखने पर, खुद काम करो और उसके बाद उससे सीखो, इस सिद्धांत पर प्रायोजना विधि है वो कार्य करती है। इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रयोगात्मक एवं उपयोगी होता है। अगर हम प्रायोजना विधि के द्वारा कोई ज्ञान है वो प्राप्त करते हैं
तो वो प्रयोगात्मक ज्ञान होता है, प्रयोग के आधार पर ज्ञान होता है दोस्तों, और हमारे लिए आगे भी वो उपयोगी रहता है। इसमें एक विषय को दूसरे विषयों के साथ संबंधित करके पढ़ाया जाता है। यह भी पूछा गया है दोस्तों, एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विधि के अंदर एक विषय को दूसरे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है, संबंध करके पढ़ाया जाता है? प्रायोजना विधि में। इस विधि के द्वारा आत्म विकास का पूर्ण अवसर मिलता है। तो जो प्रायोजना विधि है, इससे बालक को आत्मविश्वास का पूर्ण अवसर है वो मिलता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रायोजना विधि के सोपान। प्रायोजना विधि के 6 सोपान है दोस्तों, जो आपके सामने लिए गए हैं यहां पे। पहला सोपान है परिस्थिति का निर्माण, दूसरा है योजना का चयन, तीसरा है योजना का निर्माण, चौथा है योजना का क्रियान्वयन, पांचवा है मूल्यांकन या निर्माण, छठा है कार्य का लेखा जोखा रखना। तो बात करते हैं हम पहले सोपान की। पहला हमारा सोपान है वो है प्रस्तुति का निर्माण। कैसे की जाती है? अध्यापक बालकों की योग्यताओं तथा क्षमताओं के आधार पर कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिसके द्वारा वह किसी न किसी समस्या को चुन सके। अध्यापक उनकी बालक की जो योग्यता है, जो उसकी क्षमता है, उसके आधार पर ऐसी स्थिति का निर्माण करते हैं जिससे वो किसी न किसी समस्या को क्या कर सके, चुन सके। इस प्रकार बालक स्वयं कुछ क्या करेंगे, प्रायोजनाएं, प्रायोजना हमारी जो विधि का नाम है प्रायोजना, तो इस प्रकार बालक है वो क्या करेंगे, प्रायोजना प्रस्तुत करेंगे, और इसी को क्या कहते हैं, परिस्थिति उत्पन्न करना या परिस्थिति का निर्माण करना दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा योजना का चयन। अध्यापक व बालक इस विधि में योजना का चयन करते हैं, तत्पश्चात ही योजना के निर्माण की जो योजना है उसके निर्माण का कार्य शुरू होता है दोस्तों। तीसरा है योजना का निर्माण। जो शिक्षक है, जो अध्यापक है और जो बालक है वो योजना का चुनाव करने से पहले उसके जो गुण है, जो उसके दोष है, उन पर क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, और फिर जो बालक है उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता, उसका मन को देखकर फिर जो योजना है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है दोस्तों। चौथा है योजना का क्रियान्वयन। योजना निश्चित होने के पश्चात उसको पूरा करने के लिए योजना का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं तो हमारी क्लासें तय रहती है कि हमारी 8 क्लास लगेगी, 9 क्लास लगेगी या 5 क्लास लगेगी। तो योजना का फिर वो क्रियान्वयन होता है, क्लासें कौन से सब्जेक्ट की सबसे पहले आएगी, किसकी सबसे अंत में आएगी दोस्तों। आगे है मूल्यांकन या निर्माण। प्रायोजना के क्रियान्वयन के बाद पूरी कक्षा के समक्ष प्रत्येक समूह का, जो छात्रों का या अध्यापकों का, या तो नेता कह सकते हैं, सचिव कह सकते हैं, वो अपना क्या करते हैं, प्रतिवेदन देते हैं। प्रतिवेदन मतलब वाचन के द्वारा बताते हैं दोस्तों, और उस पर जो छात्र है वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। यही होता है मूल्यांकन या निर्माण। और छठवां सोपान है वो है कार्य का लेखा जोखा रखना। प्रोजेक्ट के चुनाव से, यानी जो प्रायोजना है इसके चुनाव से लेकर पूरा होने तक जो सभी क्रियाकलाप हुए हैं उनका ब्यौरा रखा जाता है, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कार्य का लेखा जोखा रखना दोस्तों। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन कैसे आ जाए, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया है, यहां पे दोस्तों आपको दिए गए हैं कि प्रायोजना विधि के सोपान कितने बताएं, 6 सोपान बताएं। अब क्या करेंगे कि निम्न में से प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है, 3 तो आपको ये दे दिए और एक आपको कुछ अलग दे दिया, तो आपको जो अलग दिया हुआ है उस पर राइट टिक लगाना है दोस्तों। तो इन 6 के आपको नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन आपको नाम से ही मिलेगा दोस्तों। आगे चलते हैं, प्रायोजना विधि के प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, सबसे बड़ी विधि है, ध्यान से समझे दोस्तों। प्रायोजना विधि के 4 प्रकार है, आपको प्रकारों के बस नाम याद कर लो, इतना ही काफी है दोस्तों। समस्यात्मक प्रायोजना, कलात्मक प्रायोजना, अभाष्यात्मक प्रायोजना और रचनात्मक प्रायोजना। तो प्रायोजना विधि है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है दोस्तों। और 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपके, वो यहां पे है, समस्यात्मक, कलात्मक, अभ्यासात्मक और रचनात्मक प्रायोजना। अब आगे देखते हैं प्रायोजना विधि के गुण, क्या क्या गुण है दोस्तों इसमें। पहला है प्रायोजना विधि बालकों के सर्वांगीण विकास जैसे आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक गुण, नेतृत्व,
भावात्मक स्थिरता आदि में सहायक है। अब दोस्तों यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, फिर बता रहा हूं आपको। कौन सी विधि बालकों के सर्वांगीण विकास जैसे आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक गुण, नेतृत्व, भावात्मक स्थिरता आदि में सहायक होती है? सीधा ऐसा का ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो प्रायोजना विधि होती है दोस्तों। इसमें छात्र पूरी लगन, प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है, अतः उसका ज्ञान जो अर्जित ज्ञान है वो अधिक स्थायी होता है। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा 1 नंबर और 2 नंबर गुण यहां पे लिए हैं, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सी विधि में छात्र है वो पूरी लगन, प्रत्यक्ष अनुभव एवं क्रियाओं के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और वो ज्ञान उसके लिए अधिक स्थायी होता है? कौन सी विधि? प्रायोजना विधि दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होने के कारण अध्यापक व छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, जिससे बालक में सृजनात्मकता का विकास होता है। यह विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर क्या होती है? आधारित होती है, जिससे अध्यापक और छात्र दोनों क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, जिससे बालक में हमेशा सृजनात्मकता का विकास होता है दोस्तों। इसमें छत्रपुर रुचि उत्साह के साथ अपने अपने कार्य को पूर्ण, जो छात्र है दोस्तों यहाँ पे छत्रपुर नहीं है, जो छात्र है पूर्ण रुचि, छात्र पूर्ण रुचि एवं उत्साह के साथ अपने कार्य को पूर्ण करते हैं दोस्तों। ये हो गए गुण प्रायोजना विधि के। आगे हम देखते हैं प्रायोजना विधि के दोष। इस विधि से शिक्षण करवाने पर वर्ष भर में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, क्योंकि इस विधि में बहुत समय लगता है। तो पहली बात यहां से पहला दोष यह है कि जो विधि है बहुत लंबी चलती है, बहुत समय लेती है, इससे वर्ष भर में पाठ्यक्रम पूरा नहीं करवाया जा सकता है दोस्तों। इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। जो प्रायोजना विधि है हमारी, इस पर आधारित जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका क्या है? अभाव होता है। प्रशिक्षित अध्यापकों व निर्देशकों की आवश्यकता होती है जो उपलब्ध नहीं होते हैं। इस विधि के द्वारा उच्च अध्ययन जैसे धर्म, दर्शन और साहित्य का ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो ये आपके 4 यहां पे क्या दिए गए हैं? 4 यहां पे प्रायोजना विधि के दोष दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की ओर। दूसरी हमारी विधि है वो है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षक के निर्देशन या पर्यवेक्षण में विद्यार्थी द्वारा किया जाने वाला अध्ययन या स्वाध्याय। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो जन्मदाता के बारे में ही पूछा गया है आज तक। आपको याद भी रखना है कि पर्यवेक्षित होता क्या है, बस इतना आप याद रख लो। तो पर्यवेक्षित का अध्ययन का क्या अर्थ होता है? शिक्षक के निर्देशन में अध्ययन करना। सीधा याद रखो, पर्यवेक्षित यानी शिक्षक के निर्देशन के अंदर बालक द्वारा अध्ययन करना दोस्तों। इसे समाजीकृत अभिव्यक्ति भी कहा जाता है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको। समाजीकृत अभिव्यक्ति किस विधि को कहा जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को दोस्तों। इसके अंतर्गत शिक्षक छात्रों का पथ प्रदर्शन तथा उनकी कठिनाइयों का समाधान करता है। जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है इसके अंदर जो शिक्षक है वो छात्रों का पथ प्रदर्शक होता है और उनकी जो कठिनाइयां होती है उनका क्या करता है? समाधान करता है। इस विधि में विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता डेजी मोरविन है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है दोस्तों और इस विधि से यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इस विधि में छात्रों को अध्ययन संबंधी कुछ कार्य बता दिया जाता है, वह अपने अपने स्थान पर बैठे बिताए हुए कार्य करते रहते हैं तथा शिक्षक वही उनके कार्य का निरीक्षण व निर्देशन करता रहता है। मतलब समझ गए, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि में क्या होता है कि छात्रों को कुछ कार्य है वो बता दिया जाता है, वो स्थान पर बैठकर कार्य करते रहते हैं और जो शिक्षक होता है वो वहीं पर उनके कार्य का क्या करता है? निरीक्षण करता है, निर्देशन करता है दोस्तों। यह परिविधि व्यक्तिक भिन्नता एवं क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः 2 दृष्टियों से किया जाता है। कौन कौन सी दृष्टियां हैं? ऐसे बालकों को ध्यान में रखकर जो कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं, बौद्ध स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है छात्रों को पूर्ण अधिगम का अवसर दिया जाता है। तो पहला जो यहां पे आपका दृष्टियों में प्रयोग बता रहा है जो हमारी विधि है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, तो यहां से सीधा क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आया था?
बालकों को ध्यान में रखकर जो कक्षा में अन्य बालकों की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं उनके बोध स्तर को ध्यान में रखते हुए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की ओर। जो चीज मैं आपको यहां पे बताता जा रहा हूं कि यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप स्टार बनाकर नोट करते जाइए दोस्तों। खेल विधि यह एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग समस्त खेल विधि से संबंधित विधियों में किया जाता है। इस खेल विधि को प्रारंभ करने का श्रेय कोल्डवेल कुक को है दोस्तों। कोल्डवेल कुक को खेल विधि प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। पहला क्वेश्चन आपको यहां पे मैंने कोष्टक में पैक कर दिया है, ये याद रखना है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुक ने अपनी पुस्तक, तो कुक की पुस्तक कौन सी थी? प्ले वे में इसकी उपेदेयता प्रकट की। जिस कार्य में बच्चे रुचि लेने लगेंगे वह कार्य न रहकर खेल बन जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें पूरी अगर आप रुचि लेने लग जाओगे तो आपको वो फिर पढ़ाई नहीं लगेगी, वो आपको खेल लगेगा दोस्तों। जिस प्रकार आप अगर खेलते हैं, खेलते समय आप रुचि लेते हैं, उसी प्रकार अगर आप पढ़ाई में रुचि लेने लग गए तो आपको पढ़ाई भी खेल लगने लग जाएगी दोस्तों। तो यहां से पहला क्वेश्चन, खेल विधि का प्रारंभ किसने किया? कोल्डवेल कुक ने। कोल्डवेल कुक की किताब का क्या नाम, पुस्तक का क्या नाम? प्ले वे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान में बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति खेल से जुड़ी होना माना है। जो मनोविज्ञान है इसने बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको खेल से जुड़ी हुई माना है, जुड़ी होना माना है, खेल से जुड़ी होनी चाहिए दोस्तों। खेल को शिक्षा पद्धति में प्रयोग करके शिक्षा शास्त्रियों ने अपरिचित बुद्धि का कौशल दिखलाया है। खेल को परिभाषित करते हुए ड्यूलिक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसॉफी ऑफ प्ले में लिखा है, जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। और यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन आया, जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करें वही खेल है। कथन है किसका? ड्यूलिक का। तो याद रखना दोस्तों, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट डोल्टन, मोंटेसरी, किंडरगार्टन, ये चार विधियों के नाम है यहां पे दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि, डोल्टन विधि, मोंटेसरी विधि और किंडरगार्टन विधि में खेल विधि के दर्शन होते हैं। इन चारों विधियों में आपको खेल विधि के दर्शन होंगे दोस्तों, अर्थात ये उपयुक्त विधियां खेल विधि पर ही आधारित है। इस विधि का व्यापक प्रयोग फ्रोबेल ने अपनी किंडरगार्टन विधि में किया है दोस्तों। तो किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल की है दोस्तों। आगे चलते हैं। साधारण अर्थ में खेल का प्रयोग विद्यालय में शारीरिक विकास की दृष्टि से किया जाता है। अब इसे मानसिक विकास का प्रथम सोपान समझा जाने लगा है। पहले क्या किया जाता था कि विद्यालयों के अंदर जो खेल का आयोजन है वो शारीरिक विकास के लिए किया जाता था कि बच्चा तंदुरुस्त रहे, अच्छा रहे। लेकिन वर्तमान में जो खेल है इसको मानसिक विकास का सोपान समझा जाने लगा है और वो भी प्रथम सोपान समझा जाने लगा है दोस्तों। क्रिया द्वारा सीखने से विषय वस्तु सरलता से आ जाती है तथा ज्ञान भी स्थायी हो जाता है। दोस्तों अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं, आपकी रुचि नहीं है, जिस दिन आपकी किताब में रुचि लगने लग गई तो आपको खेल होगा, आपके सामने पढ़ना भी खेल लगेगा आपको, और आपको हर एक चीज़ है वो क्या रहेगी? याद रहेगी, आपको आज जीवन स्थायी रहेगी। इसी प्रकार अगर आप जिस प्रकार कोई खेल खेलते हैं उसमें अगर कोई चीज़ आप करते हैं, जो गेम खेलते हैं, वो आपको स्थायी रह जाती है, याद रह जाती है जिंदगी भर के लिए, वही क्या होती है? खेल विधि होती है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट विधि की ओर। भाषा प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट चीज है। ये भाषा प्रयोगशाला विधि नहीं होती है, ये तो एक साधनों का समूह होता है दोस्तों। शिक्षण के क्षेत्र में भाषा प्रयोगशाला विधि अन्य दृश्य सर्वे उपकरणों की भांति यह एक सहायक मात्र है, ना कि अध्यापक शिक्षा का प्रतिस्थापन। भाषा प्रयोगशाला विधि ये एक स्थान होता है जहां पर सर्वेदर्शी साधन रखे होते हैं और उनका प्रयोग छात्र करते हैं। यहाँ पे कोई शिक्षक की भूमिका नहीं होती है कि शिक्षक है अपने हाथ में लेकर क्लास के अंदर बताएगा दोस्तों, ये याद रखना है। भाषा प्रयोगशाला एक विशेष कक्ष होता है जो कि विविध दृश्य सर्वे उपकरणों से युक्त होता है। संकुचित अर्थ में एक ऐसा कमरा भी भाषा प्रयोगशाला कहा जा सकता है जिसमें केवल एक टेप रिकॉर्डर हो और जिसके माध्यम से शिक्षार्थी भाषा अभ्यास कार्य करते हो।
दोस्तों भाषा प्रयोगशाला होती क्या है? नाम तो बहुत बार सुना है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा इसका। याद इतना रखना है कि एक कमरा जिसके अंदर सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री और अन्य जो पुस्तकें जो भी सामान होते हैं एक, वो सभी वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर शिक्षार्थी जाते हैं, बालक जाते हैं और उनसे क्या करते हैं? अधिगम करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। उसी को भाषा प्रयोगशाला कहा जाता है। भाषा प्रयोगशाला विधि इसी को कहते हैं दोस्तों। किंतु वास्तव में भाषा प्रयोगशाला एक सामान्य कक्षा का सरल रूप है, जहां छात्र सामान्य कक्षा के अध्ययन के अतिरिक्त समय में रिकॉर्ड पाठों का श्रवण करते हुए अनुकरण आदि के द्वारा भाषा को व्यवहार के स्तर पर सीखते हैं। भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है कि कक्षा के जब अतिरिक्त समय बचता है तो छात्र है, बालक है, वो भाषा प्रयोगशाला कक्ष में चला जाता है। वहाँ पर वो अपने रिकॉर्ड किए हुए या वहाँ पर मिल जाते हैं रिकॉर्ड, उनको वो सुनता है, जिससे वो भाषा को क्या करता है? अधिक से अधिक ग्रहण करता है। इसमें कहीं भाषा कौशलों का विकास किया जाता है, कहीं क्या सभी भाषा कौशल है उनका इसके अंदर विकास है वो किया जाता है दोस्तों। ये थी दोस्तों भाषा प्रयोगशाला विधि। अगली विधि है हमारी रचना अनुवाद विधि। रचना अनुवाद विधि दोस्तों, छात्र का मातृभाषा पर अधिकार पहले से ही होता है, अतः यह माना जाता है कि अन्य भाषा को मातृभाषा में अनुदित करके सीखना सरल होगा। रचना अनुवाद विधि या व्याकरण अनुवाद विधि एक ही विधि है दोस्तों। तो ये व्याकरण अनुवाद विधि तो आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एक क्वेश्चन आता है इससे बहुत बार एग्जामों में। तो क्या कहती है रचना अनुवाद विधि? छात्र है, बालक है, उसका मातृभाषा के ऊपर क्या होता है? हमेशा अधिकार होता है दोस्तों। और जब हमें उसको अन्य भाषा सिखानी है तो अगर उसका संपर्क हमने मातृभाषा से जोड़ दिया तो वो बालक उसको जल्दी सीख जाता है दोस्तों, सरलता से सीख जाता है। इस विधि में अन्य भाषा का सदृश अनुवाद दिया जाता है तथा अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है। इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि भी कहा जाता है। दोनों नाम याद रखने, दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस प्रणाली में बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। क्वेश्चन बनता है किस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने व पढ़ने पर बल दिया जाता है मित्रों? रचना अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। भाषा की अपेक्षा भाषा के जो तत्व है उन पर अधिक बल दिया जाता है रचना अनुवाद विधि में। यही इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष भी है कि भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण के ज्ञान में समाप्त हो जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि में जो भाषा शिक्षण का समय है वो व्याकरण के नियम पढ़ने, व्याकरण को समझने, व्याकरण को देखने में ही समय निकल जाता है। भाषा कौशलों की दक्षता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ना कि भाषा के नियमों का ज्ञान कराना। हमें भाषा के जो कौशल है, चारु कौशल है, उनकी दक्षता प्राप्त करनी है, उनके नियम हमें प्राप्त नहीं करने। उनके नियमों का हमें ज्ञान से क्या मतलब? जब हमें कौशल है उनमें हमने दक्षता प्राप्त नहीं की तो हम नियमों में दक्षता प्राप्त करके क्या करेंगे? तो जो रचना अनुवाद विधि है यह क्या करती है कि अधिकांश जो समय है इसका व्याकरण के नियमों में खत्म हो जाता है। इससे भाषा का सैद्धांतिक ज्ञान भले ही हो जाए, व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल नहीं प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है कि जो भाषा है उसका सैद्धांतिक जो ज्ञान होता है वो तो हमें प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो व्यवहारिक, जो हमें काम लेना है एवं जो हमारे कौशल है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं इस विधि से। इस विधि में मौखिक अभ्यास की तो बहुत ही उपेक्षा होती है, क्योंकि बोलने की तो यहाँ पर आज़ादी नहीं दे रही है, लिखने और पढ़ने की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर मौखिक अभ्यास की तो बहुत अपेक्षा होती है, बहुत कम समय मिलता है बोलने का दोस्तों। ये होती है हमारी रचना अनुवाद विधि, या फिर इसको हम कह सकते हैं व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 5 विधियों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में 5 विधियों में के बारे में और पढ़ेंगे और फिर हम शुरू कर देंगे हमारे जो आगे हैं कि गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, नाटक की शिक्षण विधियां अलग अलग दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताएं। और जिन मित्रों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी शिक्षण विधियां कोर्स के नाम से, वहां पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, वो आप जरूर देखें।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो बेल आइकन के अंदर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों।